हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज भी हम एवोल्यूशन वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर इसका हो चुका है जहाँ पे हमने बेसिक सी थ्योरीज देख ली थी कि कैसे बताया गया कि लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई अर्थ के ऊपर और कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ। आज हमें थोड़ी और डिटेलिंग इसकी करनी है। आपके स्टेट एग्जाम्स जितने भी होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दिस आपका जो नीट का एग्ज़ाम रहता है वहाँ पे तो ये बहुत डिटेल में आता है, पर हमें कहाँ तक का करना है अप टू द स्टेट लेवल। तो फर्स्ट लेक्चर ज़रूर से देखें, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखें। तो आज हम बात करेंगे होमोलोगस ऑर्गन की। होमोलोगस ऑर्गन जब भी बोलेंगे ना तो होमो का मतलब होता है कोई चीज़ है जो सेम है। सेम क्या है तो अपीयरेंस है। इन सभी चीज़ों को देखो, ये लेग्स के आर्म्स के स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। आर्म्स के हैं जनरली, आर्म्स में भी कौन सा लिम्ब, तो उसको हम बोलते हैं फोर लिम्ब। ठीक है, अपर जो हमारी आर्म्स होती हैं उनको हम फोर लिम्ब्स बोलते हैं, टांगों को हम हाइंड लिम्ब्स बोल देते हैं। वैसे ही जो डॉग्स होते हैं उनकी आगे वाली टांगों को फोर लिम्ब्स बोल देते हैं, पीछे वाली टांगों को हाइंड लिम्ब्स बोल देते हैं। तो यहाँ भी आप क्या चीज़ नोटिस कर सकते हो, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा था स्केलेटन सिस्टम वाला, तो वहाँ पे हमने देखा था कि ये जो हमारी अपर आर्म होती है उसमें ह्यूमरस होती है, एंड नीचे जो होती है अंगूठे की तरफ वो रेडियस रहती है, और अल्ना कौन सी रहती है, लिटिल फिंगर वाली तरफ। तो ह्यूमन बींग्स के केस में क्या देख रहे हैं हम, ह्यूमन बींग्स के केस में ये देखो, ये जो ब्लू वाली ह्यूमरस है ये आपको कैट के केस में भी दिखाई दे रही है, हॉर्स के केस में भी दिखाई दे रही है, बैट में भी दिख रही है, चमगादड़ में भी दिख रही है, एंड इवन डॉल्फिन में भी दिख रही है। तो इन पांचों एग्जाम्पल्स में आप क्या देख रहे हो, स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। वैसे ही रेडियस का देखो, ग्रीन कलर की दिख रही है, कैट में भी ग्रीन कलर की दिख रही है, आपको हॉर्स में भी दिख जाएगी, बैट में भी दिख जाएगी, डॉल्फिन में भी दिख जाएगी। तो अगेन स्ट्रक्चर क्या है, रेडियस का सेम है। उसके बाद अल्ना का केस देखते हैं। अल्ना येलो कलर में दिखाई गई है ह्यूमन बींग्स में, वैसे ही आपको कैट में भी दिख जाएगी। यहाँ पे हॉर्स की ओवरलैप्ड होती है तो हॉर्स में भी दिख रही है, बैट में भी दिखाई दे रही है, डॉल्फिन में भी दिखाई दे रही है। आगे आगे चलो, तेली वाला जो एरिया था वहाँ पे आपको कार्पल्स दिख रहे थे, यहाँ पे भी आपको कार्पल्स दिख रहे थे। रिस्ट वाला एरिया, यहाँ पे भी कार्पल्स दिखेंगे, यहाँ पे भी कार्पल दिख रहे हैं और यहाँ पे भी कार्पल दिख रहे हैं। फिर हमने बोला था ये जो हथेली वाला एरिया होता है दैट इज मेटाकार्पल। रिस्ट के आगे ये जो हथेली होती है ना, दैट रीजन इज नोन एज मेटाकार्पल। यहाँ पे जो हड्डियाँ होती है उनको क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल आपको ह्यूमन में भी दिख रहे हैं, कैट्स में भी दिख रहे हैं, हॉर्स में भी दिख रहे हैं, बैट्स में भी दिख रहे हैं, एंड डॉल्फिन्स में भी दिख रहे हैं। थोड़ा सा और आगे चलो, उंगलियों के स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको। इनको हमने क्या बोला, इनको हमने बोल दिया फेलेंजिस। ह्यूमन में भी दिख रहे हैं, कैट्स में भी दिख रहे हैं, हॉर्स में भी दिख रहे हैं, बैट्स में भी दिख रहे हैं। तो ये सारे क्या आ गए यहाँ पे, डॉल्फिन में भी दिख रहे हैं, ये आ गए आपके फेलेंजिस। तो ओवरऑल आप होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स में क्या देखोगे कि स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, स्ट्रक्चर इज सेम, पर उनका जो फंक्शन रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। अब फंक्शन कैसे डिफरेंट है, एग्जाम्पल लेते हैं दोबारा से इसी पेज पे। ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप अपनी बाजुओं का यूज़ किस चीज़ के लिए करते हो, बाजू का यूज़ क्या रहता है, कोई चीज़ उठानी है हाथ जाएगा आगे, पर मूव करोगे तो पूरी बाजू मूव करोगे, राइट। तो यहाँ पे मेन काम क्या है, मूवमेंट का है। पर कैट के केस में भागने के लिए आएगी ना वो काम, जब चलेगी वो तो दौड़ने के लिए आएगी काम। हॉर्स में भी क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। कैट में जंप के लिए ऐसे जब ऊपर को जाती है वो, तो वो आ जाएगा। बैट में क्या कर रही है, फ्लाई करने में हेल्प कर रही है। डॉल्फिन में क्या कर रही है, स्विम करने में हेल्प कर रही है। पर स्ट्रक्चर तो सेम थे, पर हमने क्या देखा, फंक्शन जो रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे और जो स्ट्रक्चर रहेंगे वो सेम रहेंगे। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन में। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर तो सेम होता है पर जो फंक्शन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल देख लो, किस किस का फोर लिम्ब बोला है, मैन का देख लो, काऊ का देख लो, हॉर्स का देख लो, बैट का देख लो, किसी मर्जी का फोर लिम्ब देख लो। फिर वैसे ही आते हैं आपके पास एनालॉगस ऑर्गन। नाउ एनालॉगस ऑर्गन के लिए एक और इमेज देखते हैं। ये देखो, ये सारे क्या हैं, ये फ्लाइंग जो आपके जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के दिखाए हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, ये वाला बटरफ्लाई का लग रहा होगा आपको कहीं ना कहीं, बटरफ्लाई या फिर ओवरऑल हम बोल सकते हैं इंसेक्ट का। ये वाला जो दिखाया है ये किसी बर्ड का दिखाया हुआ है, ये वाला जो दिखाया है ये बैट का दिखाया हुआ है, चमगादड़ का दिखाया हुआ है। तो अब यहाँ भी आप क्या देखोगे, स्ट्रक्चर सभी के डिफरेंट है। जैसे बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर देखो, बटरफ्लाई का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो बड़ा सॉफ्ट होता है उसका पंख, कोई हड्डी वड्डी नहीं आपको उसमें मिलती, देयर इज नो बोन। ठीक है, पर वैसे बर्ड्स का देखोगे अगर, तो बर्ड्स में ऊपर की साइड पहले एक फोर लिम्ब होता है, फिर उसी के बाद नीचे फैदर शुरू होते हैं, तो हड्डी आपको दिखाई देगी। वैसे ही अगर इसका देखोगे बैट का, तो इसकी हड्डी ऐसे होती है, वर्टिकल फॉर्म में होती है, और उसके बाद ऐसे फैदर निकल के आया होता है। और फैदर की भी अगर अपीयरेंस देखोगे तो सभी की डिफरेंट है, पर फंक्शन सभी का सेम है। यहाँ पे एनालॉगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, अब स्ट्रक्चर डिफरेंट है पर फंक्शन कैसा रहेगा, फंक्शन आपका सेम रहेगा। तो दैट इज नोन एज द
दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स। उसके बाद चलो स्टडी ऑफ पैलेंटोलॉजी, ये जो फॉसिल्स होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। फॉसिल जो होते हैं हमें बताता है कि कौन सी चीज़ पहले आई। अगर मान लो कहीं पे क्या है, आपको स्केलेटन सिस्टम मिले, आप डिगिंग कर रहे थे, अर्थ की खुदाई कर रहे थे, एक स्केलेटन नीचे मिला, एक थोड़ा सा ऊपर मिला, एक थोड़ा और ऊपर मिला, तो इससे क्या पता लग रहा है कि ये वाला आदमी जो था ये बहुत पुराना था, क्योंकि ये नीचे जाके धंसा हुआ था। ये वाला थोड़ा कम पुराना था और ये तो बहुत ही न्यू है जो टॉप पे आपको लेयर मिलेगी। तो यहाँ से हमें क्या होता है, फॉसिल से हमें सीक्वेंस पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कब ओरिजिनेट करी। उसके बाद आता है आर्क्योटेरिक्स। आर्क्योटेरिक्स में हम क्या देखते हैं, ये आर्क्योटेरिक्स जो था, ये आपको मैं पहले इमेज दिखा देती हूँ, ये वाला था आर्क्योटेरिक्स, दिस वाज योर आर्क्योटेरिक्स। आर्क्योटेरिक्स जो था ये रेप्टाइल की तरह भी दिखता है और ये एव्स की तरह भी दिखता है, यानी कि इसके अंदर फैदर भी थे पर रेप्टाइल लाइक फीचर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, रेप्टाइल लाइक फीचर भी थे और पक्षियों के भी फीचर थे। तो एक तरह से ये ऐसा फॉसिल जो कनेक्टिंग फॉसिल की तरह एक्ट करता है। नाउ कनेक्टिंग फॉसिल क्या होते हैं, जो दो फॉसिल को रिजेंबल कर रहा है, एक रेप्टाइल को और दूसरा किसका, एव्स को। अब ये है नहीं, इसकी हमें सिर्फ हड्डियां मिली थी तो ये जस्ट पेंटिंग ड्रॉ कर दी थी कि आर्क्योटेरिक्स में भी कुछ ऐसा जैसा दिखता होगा, जिसके अंदर रेप्टाइल और बर्ड्स दोनों के फीचर्स हुआ करते थे। अब एक थ्योरी आती है लेमार्क की। लेमार्क ने थ्योरी दी थी यूज़ एंड डिसयूज़ की। इनके हिसाब से ये था कि अगर बॉडी किसी पार्ट को यूज़ कर रही है तो वो बचा रहेगा, अगर नहीं कर रही है तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो यूज़ एंड डिसयूज़ की थ्योरी किसने दी थी, लेमार्क ने दी थी। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे जिराफ का। जिराफ क्या कर रहा था, अपनी गर्दन को स्ट्रेच करे जा रहा है और उसकी गर्दन लंबी होती जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मसल का मास इंक्रीज कर रहा है, बोन्स का साइज इंक्रीज कर रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आप जिमिंग अगर करते हो तो आप क्या करते हो, पहले बाइसेप ट्राइसेप पे फोकस कर रहे हो। अगर आप बना रहे हो उन चीज़ों को, फोकस कर रहे हो बाइसेप एंड ट्राइसेप के ऊपर, तभी वो बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो इनकी थ्योरी के हिसाब से, लेमार्क की थ्योरी के हिसाब से, जो कि 1744 टू 1829 में आई थी, तो इनके हिसाब से क्या था कि जो आप यूज़ करोगे वो और ज़्यादा ग्रो करेगा और ज़्यादा डेवलप करेगा, अगर नहीं करोगे तो वो एक टाइम पे गायब हो जाएगा। एग्जाम्पल लिया था जिराफ का, ठीक है। और जो डिसयूज़ का होगा, मतलब जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे, वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो ट्रांसफ़र होगा कैरेक्टर्स का, उनको बोला एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो हमें अपने पेरेंट्स से ही मिलेंगे। पर ये जो लेमार्क की थ्योरी थी, ये आगे एक आते हैं आपके वाइजमैन, अगस्त वाइसमैन, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। कैसे किया वो अभी बताती हूँ, पर ये देखो जिराफ वाली जो स्टोरी थी, ये इसको देख लो। जिराफ जो था, पहले इसकी गर्दन उतनी लंबी नहीं थी, पर जैसे जैसे घास फूस ख़त्म होती गई तो ये थोड़े लंबे प्लांट्स के ऊपर खाने लगे और लंबे प्लांट्स के ऊपर खाने लगे। तो उसके लिए इनको अपनी गर्दन स्ट्रेच करनी पड़ती थी। तो जब गर्दन स्ट्रेच करते थे तो अगली जो जनरेशन आई, बहुत आगे, बहुत साल लग गए इसको लंबी होने में, सेवरल ईयर्स लग गए, बहुत सारे ईयर्स लग गए इसको लंबी होते होते। तो जैसे जैसे आप देखोगे अगला जिराफ, अगला जिराफ, तो इनकी जो गर्दन थी वो कैसी आने लगी, बहुत लंबी आने लगी, स्ट्रेच करती गई, जिसकी वजह से और ज़्यादा लेंथ इंक्रीज़ कर गई। पर एक अगस्त वाइसमैन आते हैं। अगस्त वाइसमैन ने क्या किया, अगस्त वाइसमैन ने एक खाली शीट ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। अगस्त वाइसमैन आते हैं, उन्होंने ना चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। एक चूहा ले लिया, एक चूहिया ले ली, दोनों की पूँछ कट कर दी, और जब दोनों की ना पूँछ कट करी तो इन दोनों में मेटिंग करा दी। पर जब मेटिंग के बाद इनका जो बच्चा आया उसके पास पूँछ थी, ठीक है, उसके पास पूँछ थी। ऐसे 22 एक्सपेरिमेंट उन्होंने करे और वो देख रहे हैं कि पूँछ को अगर कट भी कर दे रहे हैं तो अगली जनरेशन में पूँछ आ रही है। तो इससे पता चलता है कि ये जो मसल स्ट्रेच हो रहा है, यूज़ कर रहे हो आप ऑर्गन, नहीं कर रहे हो, ये सारा जो होता है ये आपके गैमेट्स में अगर गया, आगे इन्फॉर्मेशन गई, तभी हो सकता है यूज़ और डिसयूज़, पर ये बहुत कम होता है। तो इससे ये पता चला हमें कि ज़रूरी नहीं है कि अगली जनरेशन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अगस्त वाइसमैन ने जो लेमार्क की थ्योरी थी उसको रफा दफा कर दिया था और खुद दे दी थी जर्म सेल की थ्योरी की। जो जर्म सेल होते हैं, याद है ना, सोमेटिक सेल पढ़े थे और जर्म सेल होते थे, तो उन्होंने बोला कि जो जर्म सेल में इंफॉर्मेशन जाएगी वो कैरेक्टर शो होते हैं अगली जनरेशन में, ठीक है। फिर आती है डार्विनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन कहीं पे वर्ड दिख जाए आप टिक करोगे चार्ल्स डार्विन को। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट दिख जाए कहीं पे तो आप टिक करोगे चार्ल्स डार्विन को, ठीक है। एक बुक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, सॉरी, ओरिजिन ऑफ स्पीशी, ये दिख जाए तो ये आप टिक करोगे चार्ल्स डार्विन को। तो चार्ल्स डार्विन की अगर बात करें तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के फादर किसको बोला जाता है, तो वो हैं आपके चार्ल्स डार्विन। 23 ईयर्स के थे ये जब अपनी शिप का नाम इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ बीगल शिप थी इनकी। बीगल को लेके चले जाते हैं एक छोटे से आइलैंड के ऊपर, आइलैंड का नाम था गैलापैगोस आइलैंड। अब गैलापैगोस आइलैंड कहाँ पे आपको मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको एक तो पैसिफिक ओशन के अंदर,
और पैसिफिक ओशन के अंदर भी आप लोकेशन देखोगे तो कहाँ पे मिलेगा, तो आपका एक कॉन्टिनेंट है दैट इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की एक कंट्री है इक्वाडोर। इक्वाडोर से थोड़ी सी दूरी पे आपको एक आइलैंड मिलता है दैट इज द गैलापैगोस आइलैंड। गैलापैगोस आइलैंड किसकी टेरिटरी है, तो ये इक्वाडोर की ही टेरिटरी है। तो गैलापैगोस आइलैंड में इन्होंने क्या किया, बर्ड्स के ऊपर स्टडी करी, और जब ये बर्ड्स के ऊपर स्टडी करने लगे तो इन्होंने एक बुक भी लिखी साथ में, एक मास्टरपीस बन गया जो बाद में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। जो भी चीज़ें ये वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे थे उनको ये अपनी बुक में लिखते जा रहे थे, और बुक का नाम रख दिया था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। 1859 में ये पूरी कंपाइल हो गई थी। तो उसके बाद इन्होंने क्या दिया कि जो प्रिंसिपल है कॉमन एंसेस्ट्री का, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वहाँ पे क्या चीज़ रोल प्ले करती है, नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने अपनी जो काम किया था वो फिंचेस के ऊपर किया था। बर्ड होती है एक फिंचेस, अभी दिखाते हैं उनको, तो ये वाले। इन्होंने देखा कि जो वेजिटेरियन वाले फिंचेस थी उनकी चोंच अलग सी थी, जो इंसेक्टिवोरस थे उनकी चोंच अलग थी, मतलब जो चीज़ों को खाने की टाइप है उसके हिसाब से सबकी जो बीक थी, जो चोंच थी, वो वेरी कर रही थी। वुड पैकर फिंचेस की अलग सी थी, कैक्टस की देखो ये अलग सी थी जो कैक्टस खाते थे। शार्प बीक्ड ग्राउंड फिंचेस भी बोलते थे इनको, ये सीड वगैरह खाया करते थे। और ये देखो लार्ज वाले भी थे, ये भी सीड खा रहे हैं। तो ये क्या नोटिस कर रहे हैं, जो चोंच है वो खाने की हैबिट के हिसाब से चेंज कर जा रही है। तो बीक की अपीयरेंस देखो सबकी डिफरेंट डिफरेंट आपको दिखाई देंगी अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अकॉर्डिंग टू दियर डाइट। जो इनकी चोंच थी वो सारी क्या थी, डिफरेंट थी। उसके अलावा इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया, वो था नेचुरल सिलेक्शन का। नेचुरल सिलेक्शन में ये बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनके फेवरेबल ट्रेट्स हैं, फेवरेबल ट्रेट विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट, अगर वो एनवायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर पा रहे हैं तो नेचर ने उनको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्या, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट होगा उसी का क्या होगा, सर्वाइवल होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये एविडेंस देते हैं कि बाद में आई थी, ये तो बहुत लेट आती हैं थ्योरीज। तो इसमें क्या बोला जाता है कि जैसे जैसे पहले इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ नहीं थी तो जो पेड़ हुआ करते थे उनके तने थोड़े लाइट दिखते थे, कलर इनका लाइट था। एक एग्जांपल दिखाती हूँ, ये वाला देखो। अब पॉल्यूशन इंक्रीज़ होने लगा जब इंडस्ट्रीज़ बन गई, धुआं निकलता था ना वहाँ से, तो जो पेड़ों की ये बाग थी ये भी डार्क होने लगी। तो एक टाइम था जब लाइट वाले जो ये इंसेक्ट हुआ करते थे ये पेड़ों पे नहीं दिखाई देते थे, तो प्रेडेटर किसको खा लेता था, वाइट के ऊपर आपको ब्लैक इजीली दिख जाएगा, लाइट के ऊपर डार्क इजीली दिखेगा, तो ब्लैक वाले इंसेक्ट्स को खा लिया करते थे। पर जैसे जैसे पॉल्यूशन इंक्रीज करने लगा तो ये जो बार्क थी, जो ये तना था, यही डार्क हो गया। और जब ये डार्क हुआ तो आपके जो डार्क इंसेक्ट थे वो सेफ हो गए, नेचर ने उनको सेफ कर दिया। क्योंकि अब क्या हुआ, पॉल्यूशन इंक्रीज कर रहा है, जब पॉल्यूशन इंक्रीज कर रहा है तो डार्क हो जा रही है बार्क भी। तो ये जो इंसेक्ट है ये भी डार्क ही था और बार्क भी डार्क ही थी, दोनों डार्क डार्क। तो इससे क्या हुआ, दोनों अगर डार्क थे तो डार्क होने की वजह से आप देखोगे कि जो ये वाला इंसेक्ट था अब ये ज़्यादा सेफ हो गया, और जो लाइट वाला था ये इजीली दिखाई दे रहा था अब इस बार के ऊपर, तो इनको खाना शुरू कर दिया इंसेक्ट ने। अल्टीमेटली जो ब्लैक वाले थे उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई, वाइट वालों की डिक्रीज कर गई, क्योंकि इनके लिए प्रेडेटर ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो ये डार्क मोथ जो हुआ करते थे इन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कि जब नया एनवायरनमेंट आया तो डार्क वाले जो मोथ थे उनको ज़्यादा एडवांटेज मिल गई, और जो लाइट मोथ थे उनको नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला। तो नेचर ने किसको सेलेक्ट कर लिया, नेचर ने ब्लैक वालों को सेलेक्ट कर लिया। तो नेचर भी क्या करता है, सेलेक्ट करता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ हमने देख ली। उसके बाद स्पीशिएशन होती है, एक होती है एलोपेट्रिक टाइप की, एक पैरापेट्रिक, एक सिम्पेट्रिक। सिम्पेट्रिक का मतलब है कि ये पॉपुलेशन रह रही थी, इसी में कुछ पॉपुलेशन में चेंजेस आए, फिर इसकी टाइप की पॉपुलेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगी। पैरापेट्रिक पे क्या हुआ, एक पॉपुलेशन कॉर्नर पे चली गई, तो उस कॉर्नर वाले एरिया पे क्या हुआ, जो स्पीशिएशन थी वो आपको देखने को मिलेगी। एलोपेट्रिक में क्या हुआ, ज्योग्राफी में ड्यू टू सर्टेन कंडीशन कोई बैरियर आ गया बीच में, जिसकी वजह से ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, यहाँ पे पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन थी वो कन्वर्ट कर गई। एलो का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट। फिर आती है जीन माइग्रेशन। कई बार आपने देखा होगा, जैसे इंडिया की अगर बात करें तो लोग जॉब के पर्पज़ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। तो जब वो जाते हैं तो उनके जीन्स भी तो जा रहे हैं, बाहर की जो अपीयरेंस है उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, पर अंदर हमारे क्या है, बड़े सारे जीन्स प्रेजेंट हैं। तो जीन्स भी तो बाहर जा रहे हैं, और जीन्स जब बाहर जा रहे हैं तो फिर वो वहाँ पे शादियाँ भी कर रहे हैं, मैरिज। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक डिफरेंट स्पीशिएशन क्रिएट हो जाएगी। अगर मान लो एक अंग्रेज़ है कोई, उसकी इंडियन गर्ल से शादी हो रही है, तो जीन्स का भी शेयरिंग हो रहा है, जीन पूल ही डिफरेंट हो जा रहा है। तो अगर जीन माइग्रेट करते हैं, जैसे पॉपुलेशन अगर क्या कर रही है, माइग्रेट कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो जो जीन फ्रीक्वेंसी होती है वो भी चेंज कर जाती है।
नए वाले में भी और पुराने वाले में भी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं। तो जो जीन फ्लो होता है, अगर वहाँ पे माइग्रेशन होती है, और ये बहुत बार होती रहती है, तो पॉपुलेशन अगर शिफ्ट कर रही है, चेंजेस आ रहे हैं, उस कंडीशन को बोल देते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, और ये जो ओरिजिनल ड्रिफ्टर पॉपुलेशन होगी वो फाउंडर बन जाती है। फाउंडर को ये एक इमेज से समझते हैं, फाउंडर इमेज को समझेंगे, देखो कैसे, यहाँ पे दिखाती हूँ। फाउंडर को कैसे समझोगे, फाउंडर इफेक्ट क्या होता है उसको देखो। पहले तो बॉटल नेक पे आते हैं, पर फाउंडर समझेंगे सबसे पहले। फाउंडर में क्या होता है, फाउंडर जो इफेक्ट रहता है आपका, फाउंडर इफेक्ट नाम से ही पता लग रहा है कि फाउंडर की बात हो रही है। मान लो कोई इंडिया से पहली बार कोई आदमी चला गया टू द फॉरेन कंट्री, किसी आइलैंड में चला गया, कंसीडर कर लेते हैं गैलापागोस, वहाँ पे ही जाके बस गया। अब वहाँ पे जो पॉपुलेशन आएगी वो उसके हिसाब से चलेगी, उसके जीन्स उसमें आ जाएंगे दूसरी पॉपुलेशन के अंदर, तो वहाँ पे जाके ये फाउंडर की तरह एक्ट करेंगे और फिर एक नई टाइप की स्पीशी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। दैट इज़ फाउंडर इफेक्ट। पर बॉटल नेक इफेक्ट में क्या होता है, बॉटल नेक इफेक्ट में क्या होता है, बॉटल की जो नेक होती है वो कैसी होती है, पतली होती है ना। बॉटल कुछ ऐसे जैसे दिखती है आपको, लाइक दिस, ये पतली होती है। तो यहाँ से जो निकल पाएगा, मतलब यहाँ पे ड्यू टू सर्टेन कंडीशन रिसोर्सेज कम हो गए, और अगर रिसोर्सेज कम हुए, मतलब जो आपके पास समाधान थे यहाँ पे कम हो जाएंगे। जब कम हो जाएंगे तो ये दूसरी तरफ जाने लगेंगे जहाँ पे इनको खाने की चीज़ें अवेलेबल हो। तो इस नेक में से जो निकल पाएगा वही आगे क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। एग्जाम्पल ये देखो, ब्लू कलर की बटरफ्लाई, ग्रीन, पिंक, रेड, यहाँ पे क्या हुआ, रेड और ब्लू वाली तो चली गई आगे, पर ये वाले मर गए, क्योंकि कंपटीशन चल रहा था, सबके बीच में लड़ाई चल रही थी फॉर द सेम रिसोर्स, स्ट्रगल चल रहा था, और जिस स्ट्रगल में जो जीत गया वो आगे निकल गया, और जो निकला वो सिकंदर। और यहाँ पे देखो रेड और ब्लू बटरफ्लाई ही बची। तो इस टाइप के इफेक्ट को बोलते हैं जब शार्प डिक्लाइन होता है पॉपुलेशन का और उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी में, तो उस इफेक्ट को क्या बोल देते हैं हम, बॉटल नेक इफेक्ट। दिस इज नोन एज बॉटल नेक इफेक्ट। अब ह्यूमन बोलते हैं बंदरों से आए थे, कि किससे आए थे, तो हमारी भी एक स्टोरी है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो मैग्नन, मॉडर्न मैन। जो आपका होमो हैबिलस था दैट वाज द फर्स्ट जिसने टूल्स बनाए थे और उनको यूज़ भी किया था। होमो इरेक्टस वाज द फर्स्ट जिसने फायर का यूज़ किया था, फायर बनाई भी और उसको यूज़ भी किया। निएंडरथल जो था इसका आईक्यू लेवल काफ़ी ज़्यादा था, कहीं क्रो मैग्नन को बोल देते हैं, और इन्होंने बनाई थी पेंटिंग। ठीक है, पेंटिंग बनाई थी, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी भी ज़्यादा मानी जाती है, जो क्रो मैग्नन है 1650 के आसपास इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो मान ली जाती है, जबकि ह्यूमन की अब कम है। इनकी 1650 के आसपास थी क्रो मैग्नन की, एंड 1450 मानी जाती है मॉडर्न मैन की। तो ये ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ था। और एप और मंकी थोड़े से डिफरेंट होते हैं। एप में आपको जैसे गोरिल्लाज मिल जाएंगे, ठीक है, गोरिल्ला को अज्यूम करो, वो अपनी बाजू से चलते हैं ना, बड़ी वाली जो आपकी 4 लिम्स होती हैं ऐसे रखते हैं, नक्कल बना के चलते हैं, तो इनकी जो 4 लिम्स होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। इफ़ अगर आप मंकी को देखोगे, इनके हाइंड लिम्स ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जंप करना होता है इनको। वैसे ऑरेंगटून्स होते हैं, रिंगटून्स जो होते हैं ये भी क्या हैं, एप की कैटेगरी में आते हैं। एप में आपको ब्रेंकिएशन देखने को मिलती है, मतलब एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक चलते रहेंगे, और इनका ब्रेन भी ज़्यादा होता है, चेस्ट वगैरह ब्रॉड होती है, बिगर शोल्डर होते हैं। जबकि इनको देखोगे बंदरों को तो ये थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं इफ़ कम्पेयर टू द एप्स। ठीक है, तो एप और मंकी जो होते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं। जो एप्स होते हैं ये दोनों टांगों के ऊपर चल लेते हैं, पर मंकीज़ को चारों टांगों पे चलना पड़ता है, तो दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट योर इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ वाला चैप्टर। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। इफ यू वांट टू सॉल्व द MCQs तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।